नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। देश में कोरोना लहर की तीसरी लहर की जो आशंका है उसमें बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसके बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव न्यूनतम देखा गया है कि मृत्यु दर भी न्यूनतम है उसमें, लेकिन ये संक्रमण फैला सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित नहीं हैं, उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन यदि संक्रमण कोरोना से वो संक्रमित होते हैं तो उनमें अधिकांश में से कोई लक्षण नहीं दिखते हैं या बहुत हल्के लक्षण होते हैं। बहुत कम मामलों में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों में बच्चों की संख्या 3-4% से ज्यादा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों पर कोरोना प्रभाव न्यूनतम होने के बावजूद वो कोरोना फैला सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो बच्चों के ऊपर है। कोरोना की जो तीसरी लहर यहाँ पर आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। तो किस तरीके से उनका बचाव करना है, किस तरीके से उनका देखभाल करनी है और उनको जो कोरोना संक्रमण है, जो तीसरी वेव यहां पर आ रही है, उससे किस तरीके से उन्हें बचाना है, इस पर आज लगातार हम चर्चा करेंगे। तो कोरोना को लेकर आज फिर हम चर्चा पर हैं, जिसमें तीसरी वेव को लेकर हम चर्चा करेंगे। बच्चों पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, कैसे अगर वो संक्रमित हो जाएं तो कैसे उनकी देखभाल की जाएगी, क्या उन्हें किस तरीके से उनकी केयर करनी है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। वहीं नीति आयोग के एक सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित नहीं हैं, उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन यदि वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनमें अधिकांश में कोई ऐसे साफ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और अगर दिखाई भी देते हैं तो वो लक्षण बहुत हल्के होते हैं। बहुत कम मामलों में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के बच्चों की संख्या 3-4% से ज्यादा नहीं है। तो बच्चों को किस तरीके से तीसरी वेव के साथ हमें बचाना है, किस तरीके से उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से उनका ख्याल रखना है अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो, क्योंकि बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो हैं, उन्हें भी कोरोना संक्रमण से बचाने की यहाँ पर कवायद जो है वो शुरू करनी है, क्योंकि ऐसा कहने में आ रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावशील होगा। तीसरी जो वेव यहाँ आने वाली है, तीसरी लहर जो आने वाली है, उसकी आशंका और उसमें बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने यह कहा कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव न्यूनतम देखा गया है और मृत्यु दर भी न्यूनतम है, लेकिन ये संक्रमण फैला सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बच्चे कोरोना संक्रमण वायरस से सुरक्षित नहीं है, उनमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन यदि वो कोरोना से संबंधित होते हैं तो उनमें अधिकांश में कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखते या उनमें लक्षण होते हैं तो बहुत हल्के लक्षण होते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। उनसे सवाल यहां पर लेंगे। डॉक्टर टंडन, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो तीसरी वेव आने वाली है उसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, बच्चों को लेकर कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है? दो चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है हर चीज के लिए, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। ये बच्चे हैं या सबसे छोटे इन्फेंट्स हैं, नियोनेट्स हैं, या 18 साल तक के कोई भी बच्चे, क्योंकि 18 साल की उम्र तक हम बच्चों को मानते हैं आज की तारीख में कि वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं और उसमें आते हैं। तो बहुत समय से हम लोग एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है कोरोना से लड़ने का है कि हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है। और प्रिवेंशन जो है वो सिर्फ दो ही चीजों से हो सकता है। एक है प्रिवेंशन कि हम कहीं से भी अपने आप को एक्सपोज न करें, उसके लिए सबको पता है कि मास्क पहनना है, घरों में रहना है, घर के बाहर अननेसेसरी नहीं जाना है। वैसे इस समय देश के
ऑलमोस्ट सारी ही स्टेट्स में किसी न किसी तरीके का लॉकडाउन चल रहा है और उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि 4 लाख से आज हम 2.5 लाख के आसपास रोज के नंबर बढ़ रहे हैं। परंतु जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है कि क्यों हम ये सोचें कि बच्चे इन्वॉल्व हों। हम अगर पहली वेव से पिछले साल से देखना शुरू करें तो हमारा सबसे बड़ा एम रहता था कि हमें अपने बुजुर्गों को, जिनको साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको बचाना है जी, और बच्चों को बचाना है। तो उस समय हमने उन सबको कहा कि वो घर में रहेंगे जी, उनको घर में रखा, उन्हें प्रोटेक्ट किया। फिर जब हमारे पास वैक्सीनेशन की पॉलिसी आई तो उसमें भी हमने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ में बुजुर्गों को जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी उन्हें वैक्सीनेट किया। सेकेंड वेव जो हमारे अभी शुरू हुई उसमें हम लोगों को डर था। हम शुरू से एक बात कर रहे थे कि हमने जिस एज ग्रुप को अभी तक वैक्सीनेट किया है वो एज ग्रुप प्रोटेक्टेड है। परंतु आज कोरोना का जो लॉकडाउन खत्म हुआ, ओपन होना शुरू हुआ, तो हमारी वो जनता जो खास करके 20 से और 45 वर्ष की उम्र में है, ये सबसे एक्टिव ग्रुप होता है। अगर आप देखेंगे तो अपनी जिंदगी का सबसे एक्टिव पीरियड हर एक इंसान का 25 से 45 तक का होता है। जी, तो वो सब लोग सड़क पे थे और सब घूम रहे थे। उनको हमने वैक्सीनेट करने की जो प्रावधान शुरू किया ये 18 से 44 1 मई से। तो उस बीच में वो सब इन्फेक्ट हुए और उनको आज इन्फेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ इम्यूनिटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपोजर हुआ 4 लाख मरीज रोज के आए, तो बहुत सारे लोग, जहां हम 4 लाख की बात करते हैं तो 1:5 का रेशियो है, 1 डिटेक्ट तो 5 नहीं डिटेक्ट हुए। तो इन सबको किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन था। बिल्कुल। अब आज बच्चों के ऊपर सबसे खाली है, बिल्कुल उनके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है और अब वो इस थर्ड वेव में जरूर हैं जिनके ऊपर ये असर आए। ठीक है। वंदना बरैया, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो किस तरीके की सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लेकर कई तरह की आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो बोलने जो सीख रहे होते हैं, या कुछ बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, तो अपने लक्षण, अपनी तकलीफ कैसे बताएंगे, तो उस चीज को कैसे देखा जाएगा? पहले तो हम मदर की बात करते हैं कि यदि मदर कोविड पॉजिटिव है तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि बेबी को संक्रमण आए, क्योंकि बेबी तो जनरली, छोटे बच्चे तो बाहर निकलते ही नहीं है। आजकल तो वैसे भी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, कोचिंग बंद है, बच्चों का प्ले ग्राउंड में जाना बंद है, इवन वो बेचारे तो दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो संक्रमण लेकर आ रहे हैं वो तो पेरेंट्स ही लेकर आ रहे हैं। स्पेशली फादर को इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी वो घर के अंदर आए तो थोड़ी सी सावधानी रखें, जैसे कि प्रॉपरली बाहर से ही आते से पहले अपने नहा लें, बाकी का अपना जो सामान है वो सैनिटाइज कर लें, चाबी, मोबाइल वगैरह, और इन चीजों को, सब चीजों को बच्चों से दूर ही रखें। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं जनरली वो अपनी कंप्लेंट बोलकर नहीं बता पाते हैं। वो बताएंगे, जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है जो फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो फीडिंग करना उसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये जनरली गले में दर्द है, जैसे कि जुकाम है। अक्सर छोटे बच्चों में जैसे बड़ों में सिम्टम्स आते हैं, सेम वैसे ही सिम्टम्स बच्चों में भी दिखाई देते हैं। तो यदि बच्चा फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, वो बार बार ज्यादा सांस लेगा, जनरली जैसे कि हम बड़े हैं, हमारा रेस्पिरेटरी रेट 20 to 24 पर मिनट जाता है। बहुत छोटे बच्चे हैं उनका 60 तक जा सकता है। तो यदि उससे ज्यादा उनका रेस्पिरेटरी रेट है, इसका मतलब वो निमोनिया की तरफ जा रहे हैं। वो आपको कैसे काउंट करना है, आप बच्चे के कपड़े थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और उसके पेट के ऊपर हाथ रखिए, और जितनी बार आपका हाथ ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, आपको केवल बस दोनों में से कोई एक ही चीजें काउंट करनी है। तो टोटल यदि 60 तक जा रहा है तो फिर आपको उसको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, हॉस्पिटल में दिखाना है। अदरवाइज छोटे बच्चों को आपको घर में ही रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उन्हें जरूरत होती है वो मदद की रहती है। हाँ, और जब मदर हैंडल करे बच्चे को, यदि जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है 10 साल 12 साल का, तो इसमें बच्चे तो आइसोलेट हो जाते हैं। थोड़ा सा आप उन्हें समझा दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, तो वो अपना टाइम पास उसमें कर लेते हैं। पर जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं आइसोलेट हो पाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो बच्चे को कंपनी देने की है, बच्चे को मोरल सपोर्ट देने की है। एक तो आपको भी पैनिक नहीं होना है। बच्चों के मामले में पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए।
तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि भले ही मोर्टेलिटी रेट बड़ों में ज्यादा है, पर बच्चों में अभी भी 1% से भी कम है। तो बच्चे को ऐसे कोई खतरा नहीं है, और बच्चे वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। बच्चों में हमें कोई लक्षण ऐसे खास दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। पर यदि यहाँ पर यदि बिल्कुल एक आशंका यहाँ पर यही है कि अभी भी जैसे कि अभी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर एक सामने आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि बच्चों में लक्षण ऐसे साफ तौर पर नहीं दिखाई देंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत हल्के लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। हल्के फुल्के लक्षणों में हमें बच्चों को ना तो हमें पैनिक होने की जरूरत है और ना ही बच्चे को ज्यादा डराने की, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी समझने लगे कि हाँ कोरोना हो गया है, या आइसोलेट है, या क्वारंटाइन है। वो छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं इस चीज को। तो हाँ वंदना जी, एक मास्क को लेके एक प्रश्न ऐसा सामने आ रहा है कि मास्क जरूरी है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं या मतलब जो 2 से 10 साल के बीच में, चलिए ये तो लगा लेंगे, लेकिन जो 4-5 साल से और उससे भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह का मास्क लगाना चाहिए, कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए, और उनके लिए मास्क कितना जरूरी है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप 6 महीने के बच्चे को बोलो कि वो मास्क लगा ले, या साल भर के बच्चे को बोलो कि वो मास्क लगा ले। उसके लिए तो वो मास्क नहीं, वो एक खिलौना ही है। तो जो उसके साथ में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगा कर रखें। मदर यदि बच्चे को हैंडल कर रही है तो मदर ट्रिपल लेयर का मास्क लगाए या फिर N95 मास्क लगाए, या फादर हैंडल कर रहे हैं तो उनको भी यही करना है। और जैसे खास तौर से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चे को, तो भी आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। और यदि जैसे मदर पॉजिटिव हो और बेबी भी पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यदि मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो मदर को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मदर अपने छोटे बच्चे के पास तो जाएगी ही जो कि पॉजिटिव है, पर वो दूसरे मेंबर्स के भी पास जाएगी। जैसे बड़ा बच्चा भी है घर में, यदि 2 साल का है, 3 साल का है, तो उसके पास भी जाएगी। तो मास्क लगा कर रखें मदर, और प्रॉपरली जब भी बच्चे को छोड़े तो कपड़े चेंज कर ले अपने। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, हाथों को साबुन पानी से धो लें, बस इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। RN टंडन जी की तरफ रुक करना चाहूंगी। टंडन जी, जिस तरीके से अभी हम वंदना जी से बात कर रहे थे, जो कि एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, कई तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर बताई। आप किस तरीके से बताएंगे, क्योंकि जो तीसरी वेव है वो काफी खतरनाक है, बच्चों के लिए जो है वो काफी खतरनाक बताई जा रही है? हमको सबसे पहले समझना है कि हम तीसरी वेव से क्यों डर रहे हैं और हमें क्या करना है। बिल्कुल। हम काफी समय से इस तीसरी वेव पे बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला यही सेंटेंस रहता है कि तीसरी वेव में हमें उन लोगों को सोचना है जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कि उसमें बच्चे आ रहे हैं। तो हमारा बच्चों का ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, और 15 साल तक के ही लेते हैं तो भी करीबन 27-28% की पॉपुलेशन है भारत के बच्चों। तो उनकी देख रेख कौन कर रहा है? जैसे आज की तारीख में स्कूल्स वगैरह बंद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, परंतु अगर आपको याद हो जब फर्स्ट वेव खत्म हुई, इसके बाद लोगों ने स्कूल्स खोले हैं, और जहां जहां भी स्कूल्स खुले, चाहे वो साउथ में खुले या किसी भी जगह पे खुले, वहां पे सडनली बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ा। और सेकेंड वेव में भी ये बात आ चुकी है कि कर्नाटका और साउथ वगैरह के एरियाज में बच्चे काफी इन्फेक्ट हुए। सिवियरिटी नहीं है परंतु इन्फेक्ट हुए। तो अब थर्ड वेव जो आने वाली है उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो लोग एक्सपोज नहीं हुए उन्हें एक्सपोजर का चांस है और वही इन्फेक्शन को कैच करें। उनको इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए 2 ही बातों का ध्यान करना है हमें। इन बच्चों की देख रेख कौन करता है, उनकी चिंता किसको है, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कौन करता है, वो उनके पेरेंट्स हैं जो घर में लोग रह रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि ये जो 18 से 44 साल का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, उसमें ये सारे पेरेंट्स जो बच्चों की देखभाल करते हैं, इन लोगों का वैक्सीनेशन रैंप अप होना चाहिए इतनी स्पीड से कि हम इन लोगों को कवर कर सकें। अगर ये कवर हो जाएंगे तो इनको इन्फेक्शन के चांसेस बाहर से कम हो जाएंगे मिलने के, और अगर इन्फेक्शन होता है तो वायरस लोड कम होगा इनका। तो ये जब अपने बच्चों की केयर करेंगे तो लोड जो है वायरस का इतना नहीं होगा कि वो सबको इन्फेक्ट कर सके, और ये प्रोटेक्टेड होंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट थर्ड जनरेशन, तो हमारे जो बच्चों की जनरेशन है उसको। और उसके लिए सबरे लोगों को यही ध्यान रखना है कि अपने बच्चों की देखभाल करनी है तो आपको डबल मास्किंग घर के बाहर
सिर्फ स्पेशल इमरजेंसी में जाइए, अदरवाइज घर में रहिए और घर में भी आप मास्क पहन के रखिए, क्योंकि जिस तरह से एरोसॉल का इन्फेक्शन हो रहा है, 10 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस करने की बातें शुरू हो गई हैं और ये बहुत समय से चल रहा है कि हमें घर पे मास्क पहनना चाहिए। करीबन 4-5 हफ्ते हो गए हैं कि क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अड़ोस पड़ोस में किसको कोरोना हो रहा है, तो हमें प्रोटेक्शन के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं देती और प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है मास्क। मास्क हर तरीके के वायरस को, चाहे वो म्यूटेंट वायरस है या वुहान वायरस है या इंग्लैंड वायरस है या ब्राजीलियन म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर हमारा मास्क प्रॉपर है, हमने मास्क पहना हुआ है और हम बाकी अपने सैनिटाइजेशन और हाइजीन का ध्यान रखते हैं, घरों के बाहर नहीं जा रहे हैं, और खास करके अब जब से ये ब्लैक फंगस की बात हो रही है तो फिर वही बात आएगी, तो आपको अपने जूते, चप्पल, फुटवियर घर के बाहर रखने चाहिए। क्यों कि वो जो है सॉयल और डस्ट लेके आ रहे हैं, उसके अंदर फंगस के स्पोर्स होते हैं, जिनको घर में मत लाइए। हमें नहीं पता कि आपके घर में कौन है जो डायबिटिक है, जिसको कोरोना हुआ है, पर प्रोटेक्शन सबका जरूरी है। तो अगर हम इन सब चीजों की बात रखेंगे, ध्यान रखेंगे और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम ये बिया उठा लें कि हम अपने बच्चों को इन्फेक्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें सिर्फ यही सोचना है, पूरे भारतवर्ष को, हर एक को, कि हमें मास्क पहनना है, घरों में रहना है, बेकारा बाहर घूमने नहीं जाना है, कोई मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड करनी है, और खासकर अगर इंडोर मीटिंग है तो बिल्कुल बंद करके रखना है, उनको नहीं जाना है। आउटडोर मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज बेहतर यही है कि घरों में रहिए। बिल्कुल, मतलब इसका उपाय सिर्फ यही है बच्चों को भी बचाने का, वेंटिलेशन भी रखिए, बिल्कुल घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वंदना जी, जिस तरीके से अभी हम टंडन जी से बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी, किस तरीके से बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। एक वेंटिलेशन की बात भी उन्होंने कही। आपसे ये जानना चाह रही थी कि मैं कि जब बच्चे बहुत छोटा है, जिस तरीके से लक्षणों पर बात हो गई, आपने बताया कि मदर जो है वो सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखें, लेकिन और भी लोग हैं घर में, तो उनको किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? फैमिली मेंबर्स की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन जो लेकर आएंगे वो फैमिली मेंबर्स ही लेकर आएंगे। जनरली मदर्स भी, जो छोटे बच्चों की मदर्स आती हैं, वो भी बहुत कम ही बाहर निकलती हैं, फादर, ग्रैंडफादर। तो जब भी ये लोग बाहर से आते हैं तो जरा सा उन्हें ध्यान रखना है। बच्चे से इन्फेक्शन बड़ों में जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि बच्चा जैसे बहुत छोटा है, 6 मंथ तक का है, तो वो तो चल फिर भी नहीं सकता, वो तो एक जगह लेकर आएगा। तो उसका आप पूरा टोटली सामान अलग कर दीजिए, टोटली उसको आइसोलेट कर दीजिए। मदर यदि उसके पास जा रही है तो केवल मदर बेबी को जो चीजें छू रही है तो वो उस चीजों को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें, इसके बाद ही यूज करें। और रही बात फैमिली के दूसरे मेंबर्स की, तो कोशिश करें कि सभी मेंबर्स बेबी को हैंडल ना करें, केवल जो पर्सन, एक ही पर्सन यदि उनके बेबी के पास जा रहा है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कि मदर यदि जा रही है तो मदर ही बच्चे को संभाले, फीडिंग कराए, उसको नहलाए। अच्छा, हाइजीन का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पूरे उसके पीरियड में, कि उसको रेगुलरली आपको बात करना है, कपड़े उसके धोना है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसकी यदि 6 मंथ तक का बेबी है तो ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको कंटिन्यू करनी ही करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए मस्ट है। पर यदि जैसे टॉप फीड ले रहा है बच्चा, 6 मंथ से ज्यादा का हो गया है, अब वो ऊपरी आहार लेने लगा है, तो आप उसको नारियल का पानी पीजिए, सूप दे, जूस दे सकते हैं, ORS पाउडर का घोल देना चाहिए आपको। और यदि 1 साल से ज्यादा का है तो आपको पूरा ही खाना उसको देना है, पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि लिक्विड उसकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे जो चीजें मैंने बताई हैं, ये सभी चीजें, सूप, जूस वगैरह, मतलब खान पान का हमें सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो खान पान से रिलेटेड और भी और हम उन्हें क्या नहीं दे सकते हैं? ये तो आपने बता दिया कि क्या दे सकते हैं, क्या नहीं देना है? ऑयली स्पाइसी फूड नहीं देना है। कोशिश करना है जितने भी खट्टे फल होते हैं, संतरे, मौसमी, जिनमें की विटामिन सी होता है, वो चीजें तो ज्यादा से ज्यादा देना ही है। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विटामिन डी। बच्चे को आप थोड़ा सा बालकनी पर, छत पर थोड़ा धूप दिखा दीजिए उसको सुबह सुबह की। जैसे कि अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो सुबह 6:30-7 बजे की धूप, ठंडी धूप रहती है, उस टाइम आप बच्चे को ऊपर ले जाइए, खुली हवा में ले जाइए। बच्चा जितना ज्यादा खुली हवा में रहे उतना ज्यादा अच्छा है।
बाकी का जैसे जो छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 4, 5, 10 साल के बच्चे, वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्कुल। ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम है, फ्रिज का पानी है, ये चीजें आपको नहीं देना है। और गर्म दूध यदि बच्चा पी रहा है, हल्दी डालकर पी सकता है तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अदरवाइज इसे नॉर्मल दूध तो देना ही देना है। बिल्कुल। वंदना जी, जैसे कि अभी थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शासन प्रशासन अपने स्तर पर तो कर ही रहा है, तो जो अभी जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, कोविड वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं, उसमें एक सबसे अच्छी बात ये भी सामने आई है कि मदर के लिए भी वहाँ पर रहने की और व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चा उनसे जुड़ाव जो है वो महसूस कर सके। तो कोविड वार्ड और जो भी मेडिकल अपना काम जो कर रहा है निपटने के लिए, ये सफिशियंट है, मतलब जो अभी जिस तरीके से निपटने की यहाँ पर बात की जा रही है? देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम जो गवर्नमेंट ने तैयारियां की थी वो बहुत अच्छी तरह से की थी, पर सेकेंड वेव इतनी ज्यादा तेजी से आएगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे मार्च अप्रैल में तो जैसे बाढ़ की तरह आ गए थे, इस तरह से पेशेंट सामने आए थे, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब थर्ड वेव के लिए हो सकता है, क्योंकि अब सेकेंड वेव में काफी लोगों को कोविड हो चुका है, तो थर्ड वेव में उतना ज्यादा ना हो सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए, पर संभावना तो यही है कि, और हमारी ऑलरेडी तैयारियां काफी कुछ हो चुकी हैं। सेकेंड वेव के लिए इतनी ज्यादा तैयारियां कर ली हैं कि थर्ड वेव से तो आई थिंक गवर्नमेंट निपट ही लेगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए, टंडन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल भी आपसे सिर्फ यही है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं, क्या वो मेडिकली उतनी पर्याप्त है? देखिए, दो बातें बहुत जरूरी हो गई हैं इस समय थर्ड वेव के हिसाब से। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि बच्चों को ये माना जा रहा है कि सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है, ये आज तक की खबर है कि नहीं होता है। आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता है। तो जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की बात इस समय है वो ये है कि हमारे भारतवर्ष में पीडियाट्रिक्स आईसीयू या पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर की उतनी सहूलियतें नहीं है जितनी हमें जरूरत पड़ती है कई बार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शासन को इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए इस तरीके के इंटेंसिव केयर सर्विसेज का प्रोविजन होना चाहिए, और उनके उसमें जिन चीजों की जरूरतें होती हैं वो करनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉम्बे में पीडियाट्रिक आईसीयू के ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है, क्योंकि थर्ड वेव का अंदाज काफी समय से शुरू हो चुका है, और ये देखा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम उस समय ये नहीं सोचेंगे कि आज पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 5 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा है, हमें उसे ऑक्सीजन देनी तो उसके लिए मास्क चाहिए तो मास्क हो गए। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों की प्रिपरेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जिस तरीके की जरूरतें हैं पीडियाट्रिक आईसीयू की, उसको हमें मुहैया करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। हम जानते हैं और हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारे बच्चों पे असर ना आए। बिल्कुल, तो हमें सबकी जरूरत है, और माता पिताओं से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क को अपने जीवन में ऐसे ढाल लें जिससे कि वो ऐसा हो कि उनके रोज के कपड़ों के हिसाब से है जो उन्होंने पहनना है। अपने बच्चों की देखभाल के लिए सबको एक ही चीज करनी है, मास्क, और घर में रहिए, अननेसेसरी बाहर मत। चलिए, टंडन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वंदना बरैया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो चर्चा बहुत ही अच्छी यहाँ पर रही। हम जितना जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि थर्ड वेव जो आ रही है वो बच्चों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, कितनी खतरनाक है, उस पर लगातार हमने अपने 2 विशेषज्ञों से बात की। टंडन जी की एक बात बहुत अच्छी है कि अभिभावकों को, जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मास्क ही एक बचाव है। अगर कहीं जा रहे हैं तो मास्क को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान ले, तब जाके आप भी बचे रहेंगे और आपके घर में जो छोटी नन्ही जानें हैं वो भी कहीं ना कहीं बची रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।